हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे 2D एरे के बारे में। जैसा कि पहले वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरे क्या होता है, 1D एरे क्या है पढ़ चुके हैं, कैसे उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं, प्रोग्राम भी बना चुके हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम 2D एरे का एक प्रोग्राम बनाएंगे। एरे में मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से 2D एरे क्रिएट होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, मेमोरी में कैसे वो जगह लेता है, स्पेस लेता है। आज हम एक प्रोग्राम के द्वारा उसको डिस्क्राइब करेंगे। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें हम 2D एरे में 6 वैल्यू स्टोर कराएंगे। मीन्स मैं एरे बनाऊंगा इंट, अगर सब्जेक्ट बनाते हैं sub 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिंटेक्स में 2 रो नंबर है और 3 कॉलम नंबर है। मीन्स मेमोरी पे जो क्रिएट होगा 0 और 1 रो और 0 1 2 कॉलम। यहाँ पर मैं 3 कॉलम है और 2 रो है, यहाँ पर 6 वैल्यू स्टोर होगी। क्योंकि 2D एरे में एलिमेंट की संख्या रो इंटू कॉलम होती है, तो 2 इंटू 3 इक्वल 6। सपोज मैं यहाँ वैल्यू एंटर कराता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये 6 वैल्यू अलग अलग रो कॉलम्स में स्टोर होंगी। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। इस तरीके से वैल्यू स्टोर करने के बाद हम इसको वैल्यूज को रो वाइज जोड़ेंगे, या यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे। पहले एक रो में वैल्यूज 1 2 और 3 है, तो इसका टोटल होगा 3 2 5 1 6। इसी तरीके से इसका टोटल होगा 6 5 11 4 14 15। तो इस तरीके से हम वैल्यू स्टोर कराएंगे और साथ ही उन वैल्यूज को ऐड भी करते जाएंगे। तो हर रो में जो भी वैल्यूज होंगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड करते हुए प्रिंट कराते जाएंगे। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है, जिसके लिए ये हमारा आपका आउटपुट है, जिसके लिए हम आज प्रोग्राम लिखने वाले हैं 2D एरे की सहायता से। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल से इस्तेमाल करते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। चूंकि यहाँ पर दो हेडर, चूंकि यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं 2D एरे का, तो 1D एरे में जहाँ पर एक लूप की जरूरत होती थी, वैसे यहाँ पे 2D एरे में वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हमारे पास 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम 2 फॉर लूप लगाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज लूंगा इंटीजर टाइप की। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम मेन से। सबसे पहले एक एरे क्रिएट करता हूँ मैं इंट सब्जेक्ट 2 रो और 3 कॉलम्स। यहीं पर मैं और भी वैल्यूज बना रहा हूँ i j और एक और वेरिएबल टोटल इज इक्वल 0। जैसा कि पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर हम ये एरे है जो कि 2D है। i और j लूप को चलाने के लिए गए हैं, आउटर के लिए i और इनर के लिए j। यहाँ पे टोटल वैल्यू ली गई है ताकि उन वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे, तो इसके लिए टोटल वेरिएबल का यूज करेंगे। टोटल में पहले से 0 रखा गया है, क्योंकि अगर हम 0 नहीं रखते हैं और इसमें कोई नंबर ऐड करते हैं तो इसमें पहले से गार्बेज वैल्यू होती है और हमारा जो आंसर आता है वो गलत आता है। इसलिए इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 कर दी है। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ से, एंटर। सिक्स वैल्यूज। तो यहाँ पर आप 6 वैल्यूज एंटर करेंगे। चूंकि 2 रो और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 6 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। तो यहाँ पर printf इंटर 6 वैल्यूज एक मैसेज देंगे। उसके बाद हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे ताकि उसमें वैल्यू स्टोर कराई जा सके। फॉर सबसे पहला फॉर लूप हम i पर चलाएंगे। i इज इक्वल 0, i इज लेस देन। चूंकि i जो है वो आउटर लूप है और वो रो का काम कर रहा है, और जो j है वो इनर लूप है
वो कॉलम वाइज प्रिंट करेगा या कॉलम के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर रो और कॉलम की वैल्यू के हिसाब से ही लूप चलाया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो जो आउटर लूप है वो रो के लिए है, तो यहाँ पे रो की संख्या 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 2, i प्लस प्लस। मतलब आउटर लूप का वर्क होगा रो के लिए। तो अगर आपके पास 5 रो है तो आप आउटर लूप को 5 बार चलाइए, लेकिन अगर आपके पास 2 रो है तो हम आउटर लूप को चला रहे हैं 2 बार, 0 और 1। इसी तरीके से अब आते हैं इनर लूप जे पर। तो जो इनर लूप होता है वो कॉलम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जे की संख्या उतनी होगी जो इतनी कॉलम है, तो जे की संख्या यहाँ पर 3 होगी। तो अंदर हम फिर एक फॉर लगाते हैं, इसको हम नेस्टेड फॉर बोलेंगे। ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। तो जो आउटर है वो रो के लिए और जो इनर है वो कॉलम के लिए है। तो इनर में हम जे की वैल्यू लगाते हैं, जे इज इक्वल 0, जे इज लेस देन 3, जे प्लस प्लस। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम की संख्या हमारे पास 3 है, इसलिए हम इसकी शुरुआत 0 से लेके 2 तक करते हैं। 3 से छोटा मतलब 2 तक करते हैं। तो 0, 1, 2 3 बार ये चलेगा, मतलब हर एक रो पर 3 कॉलम 3 वैल्यू स्टोर कराएगा। तो ये हो गया कॉलम्स के लिए। अब हमको वैल्यू स्टोर कराना है, इसलिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्कैनएफ %d, n%। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम है सब्जेक्ट SUB। अब साथ ही यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट की जो वैल्यूज है, 2 सबस्क्रिप्ट जो लिखना है उसके लिए हम i और j ले चुके हैं। i रो के लिए है और j कॉलम के लिए है, तो हम इसके सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिख देते हैं i और j। ये स्कैनएफ कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं स्कैनएफ %d, एड्रेस ऑफ या n% सब्जेक्ट i रो के लिए है और j यहाँ पर कॉलम के लिए है। तो यहाँ पे i j की वैल्यू रखने के बाद इस फॉर लूप को मैं क्लोज करता हूँ और इस फॉर लूप से निकलने के बाद नेक्स्ट फॉर लूप को क्लोज करता हूँ। तो इस फॉर लूप का जो वर्किंग प्रोसीजर है वो कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए i की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 रो। उसके बाद 0 रो में जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो j है ये कॉलम के लिए है, तो ये जो j है वो 3 बार चलेगा, 0, 1, 2, मतलब 0, 1 और 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम वैल्यू स्टोर कराएंगे तो कैसे स्टोर होगा। सब्जेक्ट i j, तो i की वैल्यू जब तक ये लूप पहली बार चलेगा, पहली बार के लिए इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, जबकि j की वैल्यू चेंज होगी। तो पहला आएगा सबस्क्रिप्ट सब्जेक्ट 0, 0, सब्जेक्ट 0, 0। दूसरा सबस्क्रिप्ट आएगा सब्जेक्ट 0, j की वैल्यू चेंज होगी 1 होगी, तो 0, 1। तीसरा सबस्क्रिप्ट आएगा 0, 2, तो 0, 2। अगली बार जब ये लूप आउटर में जाके फिर से घूमेगा तो i के मान होगा 1, और जब ये अंदर का j रन करेगा तो यहाँ सबस्क्रिप्ट में i इज इक्वल 1 होगा, लेकिन j इज इक्वल शुरुआत में 0 होगा, तो मीन्स 1 रो, तो 1, 0। फिर ये लूप जब एक बार फिर राउंड करेगा तो i की वैल्यू जब तक ये 3 बार लूप चलेगी 1 ही रहेगी, तो फिर होगा 1, 1। इसी तरीके से तीसरी बार होगा 1, 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन पर वैल्यू स्टोर होती जाएगी। इस तरीके से जो हम 6 वैल्यू देंगे वो 2D एरे में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो अभी ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें केवल हमने वैल्यू को स्टोर किया। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर से 2 फॉर लूप इसके जस्ट बाद ही यूज करते हैं, जिसके बाद हम लोग इन 6 वैल्यू को मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट कराएंगे और उनको इस तरीके से इसकी जो वैल्यूज है उसको ऐड करेंगे। तो प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, इसके बाद ही हम कंटिन्यू लिखते हैं प्रोग्राम को। अब प्रोग्राम में फिर से हम फॉर लूप का यूज करते हैं। पहले एक मैसेज देते हैं printf वैल्यूज आर, फिर फॉर i इज इक्वल 0 एज लेस देन 2 i प्लस प्लस। ये हो गया रो के लिए। फिर एक अंदर लगाते हैं फॉर कॉलम के लिए, फॉर j इज इक्वल 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये हो गया कॉलम के लिए। अब हम वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। तो जो फॉर लूप है इसके आउटर फॉर लूप के अंदर न्यू लाइन होगी जो हर रो के बाद एक नया लाइन देगा, और
ये जो फॉर लूप है ये होगा कॉलम्स के लिए, तो ये वैल्यू को बस प्रिंट कराते जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं printf %d। हर एक वैल्यू के बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, इसलिए आप इसके अंदर /t का यूज कर सकते हैं, /t %d कॉमा। अब वैल्यू वेरिएबल का नाम है sub सब्जेक्ट और इसके सबस्क्रिप्ट हैं i और j। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये लूप चलेगा तो पहली बार 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 इस तरीके से, फिर जब लूप चलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 1 2, यानी जैसे संख्या है या नंबर से स्टोर हुए थे उसी सीक्वेंस में वो फिर प्रिंट आउट होंगे। तो यहाँ पर मैं जब वैल्यू प्रिंट हो रहे तो उनको ऐड भी करते जाऊंगा साथ में। तो उसके लिए हमने टोटल बनाया है, टोटल इज इक्वल टोटल प्लस, इस टोटल में 0 है जिसमें हम हर एक रो की वैल्यू जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा sub i और j। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब टोटल में 0 है, लेकिन हर बार जो वैल्यू i और j में होगी हर बार टोटल के साथ ऐड होते जाएगी। तो सपोज सबसे पहली वैल्यू है 1 2 3, ये 1 2 3 प्रिंट करने के बाद इसका जो ऐड होगा, एडिशन होगा, वो टोटल में आ जाएगा। तो टोटल की जो वैल्यू होगी टोटल के पास होगा 6। तो इस लूप से हम बाहर निकलने के पहले इसके सामने ही हम टोटल को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले फॉर लूप में हमने टोटलिंग कर दी। टोटल होने के बाद जब इस लूप से हम बाहर आते हैं तब हम टोटल की वैल्यू उसके जस्ट सामने प्रिंट कराते हैं। तो हम लिखते हैं printf /t मैं बोलता हूं लेकिन ये बैकस्लैश है, /t %d कॉमा, टोटल प्रिंट कराएंगे उसके सामने टोटल और उसके बाद ये लाइन क्लोज। तो जब हम इस लाइन को प्रिंट करा लेंगे लूप में 1 2 3, इस लूप से बाहर आने के बाद उसके सामने उसका टोटल प्रिंट होगा 6। अब हम आगे की तरफ लूप में बढ़ेंगे तो अगले लूप के लिए हमको चाहिए न्यू लाइन। तो जो अगला होगा ये आउटर फॉर के अंदर लिखा जा रहा है, आउटर फॉर के अंदर हम न्यू लाइन लिखेंगे। उससे पहले हम लिखेंगे टोटल इज इक्वल 0 और उसके बाद लिखेंगे printf \n न्यू लाइन के लिए, और उसके बाद हम आउटर लूप को क्लोज करेंगे और सबसे लास्ट में गेट ch और फिर ये मेन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पर जो समझने वाली लाइन है वो टोटल इज इक्वल 0, कि हमने टोटल इज इक्वल 0 जो कि सबसे शुरू में लिया हुआ था वेरिएबल में, उसको वापस यहाँ रिपीट क्यों किया है। तो आप देख सकते हैं जब इस लूप से बाहर आएंगे तो %d टोटल में प्रिंट होगा 6 और ये 6 वैल्यू टोटल के अंदर स्टोर होगी। जब ये लूप दोबारा से रन होगा और अगर टोटल इज इक्वल 0 यहाँ ना लिखा जाए तो अगली बार टोटल में 6 होगा और अगली बार दूसरे रो पर जाने पर जो नंबर्स होंगे वो 6 में गिनना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स अगर यहाँ पर लिखा जाए 3 4 5 तो इसका एडिशन होता है 5 4 और इसके बाद 3 मतलब 12। अगर यहाँ पे 6 रह जाएगा तो ये 6 के साथ ऐड होगा और 12 प्लस 6 इज इक्वल 18 आंसर होगा, जो कि गलत है। इसका आंसर होना चाहिए 4 5 और 3 मीन्स 12। तो यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि हर एक रो पर इंडिविजुअल उसका एडिशन हो रहा है, इसलिए जब एक रो का एडिशन हमको टोटल पे मिल जाता है तो अगले वाले रो को जोड़ने से पहले उस टोटल को फिर से हमको 0 करना होता है, ताकि उसकी वैल्यू फिर से अपने आप नए सिरे से फिर ऐड होगा। मतलब अगर यहाँ पे हम टोटल इक्वल 0 करते हैं तो अगली बार टोटल 0 ही होगा और जो नए हैं 3 4 5 वो टोटल के साथ फिर जुड़ेंगे। इसी तरीके से आगे भी अगर रो कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरीके से हर बार नए रो के जो नंबर्स है वो जुड़ेंगे। तो ये आपका आंसर सही आएगा अगर आप टोटल इक्वल 0 लिखते हैं। अगर 0 नहीं लिखते हैं तो सारे नंबर्स का एडिशन एक साथ आता है, इसलिए यहाँ पर टोटल इक्वल 0 लिखा गया है कि अगले वाले रो को एडिशन करने से पहले वाले रो की जो वैल्यू टोटल के अंदर है वो
क्लियर हो जाए या 0 हो जाए। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने 2D एरे को इनिशियलाइज किया है, 2D एरे के अंदर वैल्यू स्टोर किया है और उसको वापस से प्रिंट आउट किया है रो वाइज और उसको ऐड भी किया है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने 2D एरे के बारे में सीखा। सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूं कि 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, जिसमें से हम 1D एरे और 2D एरे को ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर सबस्क्रिप्ट की संख्या 2 से ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे यूज किया जाता है, कैसे वो मेमोरी क्रिएट करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला टॉपिक हमारा है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 सबस्क्रिप्ट हैं। तो सपोज इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा। इसका सिंटैक्स होगा टाइप एरे नेम, उसके बाद साइज डेस। मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे में आप टू डायमेंशन से या 2 सबस्क्रिप्ट से ज़्यादा कितने भी सबस्क्रिप्ट ले सकते हैं। 2 सबस्क्रिप्ट से अगर ज़्यादा हैं तो उसको बोलते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर आप 2 सबस्क्रिप्ट से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट रखते हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर ये होगा इंट SVB सब्जेक्ट और अगर इसकी साइज है 2 और 2, तो यहाँ पर जिस तरीके से 1D एरे में हमने एक फॉर लूप का यूज किया है, 2D एरे में हमने 2 फॉर लूप का यूज किया है, उसी तरीके से मल्टी डायमेंशन एरे में हम जितने साइज या जितने भी यहाँ के सबस्क्रिप्ट होंगे उतने लूप का यूज करेंगे। यहाँ पर जो कि 3 साइज हैं तो हम 3 सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इसके अंदर एलिमेंट की संख्या वैसी ही होगी जैसे 2D एरे में था। 2D एरे में रो इंटू कॉलम था, यहाँ पे साइज इंटू साइज इंटू साइज। मीन्स अगर यहाँ पे 2 2 2 इस तरीके से अगर एक बनाया गया है मल्टी डायमेंशनल एरे, तो इसमें एलिमेंट की संख्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। तो यहाँ पर कुल मिला के 8 वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो इस तरीके से आपने अभी तक के वीडियो ट्यूटोरियल में 1D एरे, 2D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के सिंटैक्स ये सब आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और एरे के प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ आपने पढ़ चुका है। तो इसके बाद हम आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे और जो भी आपके टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। अगर आपको पुराने वीडियो ट्यूटोरियल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या आपके पास कोई सुझाव है हमारे लिए, तो आप हमसे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं। और अदर्स वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट EasyTouch4U पर आप लॉगिन कीजिए। तब तक के लिए बाय।